सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आज देख रहे हैं कि आज क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो रेवोल्यूशन है फ्रांस रेवोल्यूशन है, उसको आज कवर करेंगे। वैसे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका जो जस्ट है वो 10th क्लास से भी रिलेट करता है, तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। जैसे फ्रांस रेवोल्यूशन की बात करें तो इसमें फ्रांस रेवोल्यूशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जैसे इंट्रोडक्शन देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें कि फ्रांस रेवोल्यूशन में पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि इसमें किस किस चीज़ के बारे में बोला है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि है व्हाट इज फ्रांस फ्रांस रेवोल्यूशन है क्या आखिर। सोसाइटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का सोसाइटी कैसा था, स्टेट जनरल क्या होता है, टेनिस कोर्ट क्या था, मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की टू रिपब्लिक, री उसके बाद ये टॉपिक रेन ऑफ टेरर, डायरेक्ट रूल, ये आखिर है क्या, ये इंडेक्स दिया हुआ है और बहुत ही आराम से इसको पूरे कवर कर लेंगे। अब जैसे आगे की बात करें, जैसे यहाँ देख रहे हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आखिर होता क्या है। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब आखिर रिवोल्यूशन मतलब होता क्या है। ठीक है, फ्रेंच इज द नेम ऑफ कंट्री एंड बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। द ये जो रेवोल्यूशन होता है, जो किसी भी कोई परिवर्तन और वो परिवर्तन किसी शॉर्ट टाइम में हो जाए, अर्थात कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज़ का बदलाव तो हो रहा है लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम समय में, तो उन चीज़ों को क्या होता है, रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये रेवोल्यूशन किसी में भी हो सकता है, चाहे पॉलिटिक्स में रेवोल्यूशन हो सकता है या फिर किसी स्कीम्स में रेवोल्यूशन या फिर कोई कई तरह के रेवोल्यूशन हो सकते हैं। रेवोल्यूशन मतलब शॉर्ट टाइम में नया चेंज होना, शॉर्ट टाइम में नया चेंज होना, उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे फ्रेंच में कुछ क्रांति हुआ था, फ्रेंच में क्रांति किस तरह से हुआ था कि क्रांति से पहले क्या था, फ्रेंच एक मोनार्की था। मोनार्की मतलब क्या है कि वहाँ राजाओं का शासन चलता था। मोनार्की का अर्थ क्या है कि वहाँ राजा का शासन चलता था। लेकिन जब क्रांति के बाद क्या हुआ, फ्रेंच यानी कि फ्रांस क्या हुआ, वो रिपब्लिक बन गया। वो क्या हो गया, रिपब्लिक बन गया। इसी स्टोरी को क्या कहते हैं, इसके बाद क्या बन गया, यानी कि मोनार्की के बाद रिपब्लिक बन गया। इसी स्टोरी को क्या बोलते हैं, फ्रांस रेवोल्यूशन कहते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि ये जो स्टोरी है कि रेवोल्यूशन अर्थात यानी कि मोनार्की जो फ्रांस है, फ्रांस में पहले मोनार्की था, वो मोनार्की से रिपब्लिक में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं। और रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब होता है जिस भी कंट्री का जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं क्या, रिपब्लिक बोलते हैं। यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, इसको प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। तो ये समझ लो कि जैसे पहले राजाओं का शासन था, फिर एक क्राम फिर बाद में क्या हो गया वो अ, यानी कि रिपब्लिक हो गया। तो ये जो चेंज हुआ, ये जो मोनार्की राजाओं का शासन से जो रिपब्लिक हुआ, तो इसी चेंज को क्या बोलते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम 3 पार्ट को में तोड़ सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। एक एक पार्टी है, एक पार्टी इसमें तोड़ सकते हैं कि जैसे एक 14 जुलाई 1789 एंड ऑन द 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 के दिन, उससे पहले प्री 14 जुलाई 1789, आफ्टर द 14 जुलाई 1789। वाई दिस डेट इज सो इम्पोर्टेंट, वाई दिस डेट 14 जुलाई 1789 इज सो इम्पोर्टेंट। मैं इसके जगह किसी दूसरे डेट को भी बता सकता था, लेकिन यहाँ 14 जुलाई 1789 इतना इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, बिकॉज 17 जुलाई 14 जुलाई सॉरी 14 जुलाई 1718 सो सो इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि इस दिन एक ऐसी घटना घटी थी। वो घटना क्या है, इवेंट्स क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उससे पहले ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो कुछ भी जो 14 अगस्त 1789 के दिन हुआ, सॉरी अगस्त बोले सॉरी 14 जुलाई 1789 के दिन जो भी घटना हुआ उसका रीज़न क्या था, उसको रीज़न कहाँ पढ़ेंगे, ये प्री में पढ़ेंगे। प्री 14 जुलाई 1789 में क्या इंसिडेंट हुआ, क्या इवेंट्स हुआ, वो किस में पढ़े, प्री में। यानी कि उस दिन जो घटना घटा उसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था। उसके बाद आफ्टर की बात करेंगे। आफ्टर में हम जैसे फॉर्म आफ्टर 14 जुलाई 1789 में हम जैसे 5 चीज़ों के बारे में, मेनली 5 चीज़ों के बारे में 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला कि फ्रांस क्या था, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि फ्रांस का संविधान बना।
उसके बाद सेकंड में क्या था, फ्रांस जो है मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में बदल गया। मोनार्की मतलब राजाओं का शासन, जहाँ राजाओं का शासन होता है उसे मोनार्की कहते हैं, ठीक है। मोनार्की में मोनार्की तो था, मोनार्की पहले मोनार्की था, उसके बाद क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसका अर्थ मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या, राजा तो रहेगा लेकिन राजाओं को उतनी स्वतंत्रता और उतनी पावर नहीं दिया जाएगा जितना पहले था। यानी कि राजा भी किसके किसके हिसाब से काम करेगा, वो सब मतलब संविधान के तहत काम करेगा। ये कब ये हुआ, यानी कि जब फ्रांस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है, यानी कि फ्रांस का जो संविधान बना, तो वो जो राजा तो पहले राजा राजा को हटा नहीं गया, राजा अभी भी देश का सर्वप्रथम आदमी है, ठीक है। लेकिन उसको भी काम किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता था, संविधान के हित में, यानी कि संविधान को देखते हुए काम करना पड़ता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की फिर बाद में क्या हो गया, रिपब्लिक में चेंज हो गया। अब राजाओं का सिस्टम खत्म कर दिया गया, अब रिपब्लिक बना दिया गया, जनता द्वारा इलेक्टेड बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद चौथा में बात करेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन। वुमेन यानी वुमेन का जो जो यानी कि नारी शक्ति का क्या पोजीशन रहा, उसकी बात करेंगे, द पोजीशन ऑफ वुमेन। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट एक ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये 10th क्लास में 10th क्लास में इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और 10th क्लास में इसका डिटेल में पढ़ते हैं। वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसका जो नीति है, ये जो जो कोड है, तो इसको हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आफ्टर 14 जुलाई 1789। और ये तो हो गया जिस्ट, यानी कि समझ लो कि माइंड मैप हो गया कि 14 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है वो किस दिन हुआ था, 14 जुलाई 1789। लेकिन 14 जुलाई 1789 में जो भी कुछ इवेंट्स हुआ उसका रीज़न क्या था, उसका उसका कारण क्या था, क्या इवेंट्स हुआ था, क्या घटना हुआ था, उसको पढ़ेंगे प्री 14 जुलाई 1789। उसके बाद 14 जुलाई 1789 के भी बाद ऐसा मतलब क्या हुआ था, तो उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ था। तो बात करते हैं 14 जुलाई 1789 के में कि एक टाउन हॉल है, ठीक है। वहाँ जैसे इमेजिन करो कि एक एक जगह है, वहाँ पे 7,000 आदमी इकट्ठा हो गया है, और 7,000 एक आदमी इकट्ठा होके, और जगह का नाम क्या, टाउन हॉल के बाहर। टाउन हॉल के बाहर क्या किया है कि राजा को जो प्लेस है टाउन हॉल, तो उसको राजा पूरा प्लेस को घेर लिया है, और वहाँ 7,000 पीपुल यानी 7,000 आदमी ने घेर लिया है। ये एक टाउन हॉल कहाँ है, ये एक टाउन हॉल यानी कि राजा के घर के चारों तरफ, राजा के घर के चारों तरफ 7,000 आदमी ने घेर लिया है। और उसमें से उन 7,000 लोगों में से कुछ आदमी क्या किया है कि बेस्टाइल एक जेल का नाम है, बेस्टाइल एक जेल का नाम है, उस बेस्टाइल जेल को क्या करता है, स्ट्रॉम यानी कि वहाँ पे तोड़-फोड़ करने लगता है, तोड़-फोड़ कर देता है। उसके बाद स्टॉर्म करता है, उसके बाद आर्म्स एंड एम्यूनेशन वहाँ जो है उसका प्रिज़नर्स जो है वहाँ पे उसको रिलीज़ करता है, यानी कि जो हथियार वगैरह है वो लूट लेता है, उसके बाद जो कैदी है उसको रिहा कर देते हैं, प्रिज़नर्स को भी रिलीज़ कर देते हैं। कौन, जहाँ यानी कि 14 अगस्त जब 1789 को जब सुबह यानी कि जब 7,000 टाउन हॉल के बाहर जब 7,000 आदमी इकट्ठा हो गए, तो उसमें से कुछ लोग निकल के क्या होगा, बेस्टल जेल को क्या किए, मतलब तोड़-फोड़ कर दिए, जिससे वहाँ वहाँ और तोड़-फोड़ करने के बाद तोड़-फोड़ के वहाँ जो हथियार है, जितने भी बम बारूद हैं, उसको लूट लिया और वहाँ के जो कैदी को रिहा कर दिया। अब बात करें जब वहाँ का, जैसे अब तो बोल रहे हैं कि वहाँ मोनार्की था, वहाँ का राजाओं का बहुत क्या बोलता है उसको, राजाओं के खिलाफ हो गया था। तो उस बात करें तो उस समय का राजा कौन था? तो राजा था लुईस 16, लुईस 16, ये है लुईस 16। राजा कौन था? लुईस 16। और वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बर्बन फैमिली से। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा डेट इज सो इम्पोर्टेंट, ये डेट इंपॉर्टेंट है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ये बेस्टाइल जेल एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये जो किंग, वो ये पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, ये फ्रांस की क्रांति के दौरान उस समय का शासक कौन था या राजा कौन था? तो उस समय का राजा कौन था? लुईस 16 था। और वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता था? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बर्बन फैमिली, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस वीवीआई है। और उसका जो वाइफ का नाम था, उसका वाइफ का नाम था मेरी एंटोनी, ठीक है। और वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रिया मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दैट इज सो इम्पोर्टेंट, ये आगे पढ़िएगा कि ये जो लुईस 16 है आगे चल के क्या होता है, ऑस्ट्रिया में ही हमला कर देता है,
ठीक है, वो बात की बात है, बस ये याद रखना कि मैरी एंटोस की जो वाइफ़ है, वो ऑस्ट्रिया से बिलॉन्ग करती थी और उसकी वाइफ़ का नाम भी इम्पोर्टेंट है और उसका जो लुईस सिक्सटीन है, वो किस फैमिली से बिलॉन्ग करता था, दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? और बेस्टाइल जेल इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है और ये डेट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, तो वो 14 जुलाई 1789 है क्योंकि उस मतलब जो क्रांति हुआ था, रेवोल्यूशन हुआ था, उसी दिन हुआ था, ठीक है? इसलिए वो इम्पोर्टेंट डेट है। अब बात करते हैं, जैसे हम क्या देखें 14 14 अगस्त ये 14 जुलाई 1789 को हुआ क्या था? 14 से इमेजिन करो कि 14 जुलाई 1789 को 7,000 लोगों ने एक जगह को घेर लिया और वो जगह कौन-सा था? टाउन हॉल था, ठीक है? अब उन 7,000 लोगों में से कुछ लोग निकल कर बेस्टाइल जेल चले गए। बेस्टाइल जेल में वहाँ पे बेस्टाइल जेल को तोड़-फोड़ कर दिया, यानी तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है? और वहाँ तोड़ना-फोड़ना कर दिया और उन लोग का पर्पज़ क्या था? ये जो बेस्टाइल जेल को जो तोड़ना-फोड़ने का पर्पज़ क्या था कि वहाँ पे लूट सकें, वो हथियार मिल सके, क्योंकि कॉमन पीपल के पास उसमें हथियार नहीं था। तो हथियार लेने के पर्पज़ में, हथियार इकट्ठा करने के पर्पज़ में क्या करता है बेस्टाइल जेल पर हमला बोल दिया, बेस्टाइल जेल को तोड़-फोड़ कर दिया और वहाँ के जो कैदी हैं, वहाँ को रिहा कर दिया और वहाँ पे जो जितने भी बम-बारूद और हथियार हैं, वहाँ को लूट लिया, ठीक है? और ये जो घटना उसकी शासन में यानी कि ये जो पूरा घटना है 14 जुलाई 1789 के दिन ही हुआ था। ये तुम्हारा जो फ़ोटो है, ये तुम्हारा बेस्टाइल जेल का फ़ोटो है। जिस तरह से देख रहे हो यहाँ दीवार को यहाँ तोड़-फोड़ रहा है, ये आदमी जमा हुआ है, ये तोड़-फोड़ रहा है, ये इधर से ये कर रहा है, देखो यहाँ आग उठा तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा ही हाल था उस समय बेस्टाइल जेल का। क्योंकि अब ये तो तुम्हारा है कि ये जो घटना है 14 जुलाई 1789 को ये घटना हुआ। लेकिन हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या था? क्योंकि एक बार में ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती कि जिससे कि पूरे तहस-नहस हो जाए। तो इसके पीछे बहुत या फिर कई रीज़न होगा या फिर कुछ रीज़न होगा ताकि इस तरह का घटना सामने आया, ठीक है? तो इसके पीछे का रीज़न देखते हैं और उसमें भी ये याद रखना ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि ये लुईस किंग का नाम याद रखना है, वो कौन से फैमिली से बिलॉन्ग करते थे ये इम्पोर्टेंट है, उसकी वाइफ़ का नाम इम्पोर्टेंट है। उसकी वाइफ़ कहाँ से बिलॉन्ग करती है दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बस इतना है तुमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लुईस 16, बourbon फैमिली और मैरी एंटोनिन, ठीक है? और हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है 7,000 पूछता है कि कितने लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था, वो 7,000 लोगों का भीड़ इकट्ठा हुआ था। और ये बेस्टाइल जेल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मैं साथ-साथ में इम्पोर्टेंस क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी बता के चल रहा हूँ एक क्योंकि हमें एग्ज़ाम को भी देख के चलना होता है कि एक तो हाँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और एक भी डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे इस तरह से और समझाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा। और दूसरी बात है कि ये जो मैं कुछ-कुछ ऐसे भी पॉइंट्स बताऊँ जो एग्ज़ाम पॉइंट से जो ऑब्जेक्टिव वगैरह बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वो इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है? अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं जैसे फ्रांस की क्रांति जैसे लुईस XVI जब राजगद्दी पर बैठा, तो राजगद्दी पर बैठने के बाद 1774 में 1774 में फ्रांस क्या होता है बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था। बैंकरप्सी मतलब होता है कंगाली की तरफ, ठीक है? बैंकरप्सी मतलब क्या होता है? कंगाली की तरफ, जिसको नहीं पता हो तो बैंकरप्सी मतलब कंगाली की तरफ। जो जब लुईस XVI राजगद्दी पर बैठा तो वो क्या जा रहा था फ्रांस बैंकरप्सी की ओर जा रहा था और उसका रीज़न क्या था? रीज़न 5 रीज़न था, मेनली 5 रीज़न था और ये आप एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट है, रीज़न इम्पोर्टेंट है। रीज़न इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ पूछ लेता है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो ये फ्रांस की क्रांति के हम 5 कारण लिख सकते हैं, ठीक है? तो मेनली 5 कारण यही है तुम्हारा। पहला है कि युद्ध, वार। फ्रांस को वार लड़ने में यानी युद्ध लड़ने में मज़ा आता था। वो बिन चाहे युद्ध मतलब जो फालतू युद्ध लड़ते रहते थे, जो हमेशा युद्ध में घिरे रहते थे। युद्ध में घिरे रहने का कारण ये होता है कि कोई भी देश अगर सिर्फ़ युद्ध ही लड़ते जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि ब बड़ी एक तो जैसे अब सैनिक है तो सैनिक को एक तो नुकसान होता है, मिलिट्री फ़ोर्स में नुकसान हो रहा है, आमदनी में नुकसान, जीडीपी में लॉस। तो इस तरह उस समय तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट होगा हाँ, लेकिन बहुत लॉस होता है क्योंकि कोई भी अगर देश अगर लगातार युद्ध लड़े तो उसका इकोनॉमी बहुत गिर जाता है, ठीक है? एक ये कारण था, उसके बाद एक ये था कि मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल। ये जो किला का नाम है एक किला का नाम मेंटेन वर्साइल जो है किला का नाम है, ठीक है? और ये किला इम्पोर्टेंट है, इस किले को याद रखना नाम। कौन सा किला? वर्साइल।
मेंटेन एक वहाँ किला था और इतना बड़ा किला था, भव्य किला था कि उसका मेंटेन करने में मेंटेनेंस खर्चा बहुत पड़ जाता था, ठीक है? यानी कि उस किले को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस खर्चा इतना था कि वो कुछ परसेंट उसका निकल जाता था सिर्फ उसको मेंटेन करने के लिए। उसमें बहुत सारे आदमियों को लगा रखा था काम करने के लिए, तो वो मेंटेन बहुत ही ज़्यादा खर्च आता था। कौन सा किला? वर्साइल किला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उसके बाद क्या है कि ये वर्साइल किला ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि जैसे उस समय कुछ जो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज़ जो थे ब्रिटिश, वो अमेरिकन कॉलोनीज़ को क्या कर रहे थे? मतलब कब्ज़ा किए हुए थे, कैप्चर किए हुए थे। किसको कैप्चर किए हुए थे? अमेरिकन कॉलोनीज़ को कैप्चर किए हुए थे और कौन किया था? ब्रिटिश ने किया हुआ था। तो उसको ब्रिटिश को यानी कि अमेरिकन को जो फ्रांस है, लुईस 16 है, फ्रांस का शासक कौन है? लुईस 16। तो लुईस 16 उस समय अमेरिकन्स को हेल्प कर रहे थे, अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प करते, उसको क्या करने के लिए? फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस, उसको आज़ादी यानी कि फ्री करने के लिए क्या कर रहे थे? उसको हेल्प कर रहे थे। तो वही है, फिर बिना बात का युद्ध लड़ना है। यानी कि अब जैसे अब खुद की हालत तो ठीक है नहीं, फिर दूसरों को हेल्प करने चले। तो वही है कि अब पहले खुद की हालत सुधार कर लो तो फिर ठीक है कि दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वो क्या कर रहा था फिर, अपनी हालत ख़राब होने के बावजूद भी अपने वार तो लड़ ही रहा है खुद। उसके बाद वो दूसरे को भी मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है कि वो बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस यानी कि अमेरिकन कॉलोनीज़ को रिलीज़ करने का सोच रहा है। तो ठीक है। तो इसके वजह से भी क्या हुआ, एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे फ्रांस जो है बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, यानी कंगाली की तरफ जा रहा था। उसके बाद उसके बाद क्या था कि फ्रांस एक तो युद्ध लड़ रहा है, इतना खर्चा है, इतना ये है, तो फ्रांस ने क्या था, इतना कर्जा ले रखा था, फ्रांस के शासक ने इतना कर्जा लेके रखा था, और वो कर्जा जब लोन लेके रखा था कि अब वो उसका टाइम आ रहा था और रिटर्न करने का, और वो कितना रिटर्न? 10% पर एनम के तरफ। कितना रेट है उसका? 10% पर एनम। वैसे रेट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि एक कर्जा, एक एक इम्पोर्टेंट ये है कि कर्ज, अत्यधिक कर्ज होना, एक एक इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस का बैंकरप्सी का कारण क्या है? अत्यधिक कर्जा, यानी रिटर्न ऑफ लोन के कारण वो बैंकरप्सी की ओर जा रहा था। उसका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, यानी कि अत्यधिक खर्च करना। उसकी वाइफ जो है, उसकी वाइफ बहुत अधिक खर्चा करती थी, किसी भी चीज़ में, मतलब फालतू खर्च बहुत ज़्यादा करती थी, और लुईस 16 भी बहुत फालतू खर्च करते थे। तो इस वजह से यानी कि इस वजह से भी फ्रांस जो क्या है, बैंकरप्सी कंगाली की तरफ जा रहा था। मुख्य यानी कि मेन पॉइंट 5 है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से रीज़न जो इम्पोर्टेंट है, रीज़न लिख सकते हैं कि इस तरह से पूछ सकता है कि ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से ये इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस का कंगाली का क्या कारण है। तो फ्रांस का कंगाली का कारण है कि पहला युद्ध, बिना वजह युद्ध लड़ना। दूसरा है, एक जो किला है, किला का नाम वर्साइल है, उसका मेंटेनेंस में बहुत खर्चा हो जाता था। दूसरा क्या कि अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री करने के लिए एक वो मतलब इससे भी उन लोगों को क्या होता था, कंगाली की तरफ जा रहा था। उसका लोन कर्जा लेके रखा था, उसका अत्यधिक खर्चा खर्चा करता था, जिससे अत्यधिक खर्च होने से भी एक क्या हो रहा था, जो फ्रांस है बैंकरप्सी के कंगाली की तरफ जा रहा था। ये तुम्हारा यानी कि मेन पॉइंट 5 रीज़न हो गया तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब जैसे यहाँ देख लिए कि एक तो ये रीज़न था कि फ्रांस बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, ठीक है। फ्रांस यहाँ देख लिए कि फ्रांस जो है बैंकरप्सी की ओर जा रहा था। तो फ्रांस का शासक लुईस 16 ने क्या किया, बैंक कंगाली की तरफ जैसे जा रहा था, तो वहाँ क्या कर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही यहाँ पे कंगाली की तरफ जा रहा था, तो फ्रांस का शासक ने टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और टैक्स किस तरह से? वो 2 तरह के टैक्स, मेनली 2 तरह के टैक्स हैं, जैसे टाइल्स और टाइट्स। यानी कि ये है टाइल्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट लोगों पे लगता था, और ये टाइट्स जो है, ये जितना भी प्रोड्यूस कीजिएगा उसका 1/10 देना पड़ेगा, 1/10 देना पड़ेगा। अब ये दोनों टैक्स को इम्पोज़ कर दिया। अब बात ये है कि जो इम्पोज़ करने का जो पावर है, वो किंग के पास नहीं। इम्पोज़ मतलब क्या? बनाना। ये जो बनाने का पावर है, टैक्स बढ़ाने का पावर राजा के पास नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ राजा के पास नहीं है। राजा का में ये जो टैक्स को बढ़ाने का पावर स्टेट जनरल के पास है। लेकिन राजा के पास इतना पावर है कि वो स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाए। राजा के पास कौन-सा पावर है? स्टेट जनरल मीटिंग बुलाने का पावर है, लेकिन राजा को टैक्स बढ़ाने का पावर नहीं है।
तो ये पावर, टैक्स बढ़ाने का पावर किसके पास है? टैक्स बढ़ाने का पावर स्टेट जनरल मीटिंग के पास है। अब जैसे हमने शुरुआत में देखा था एक टॉपिक देखा जैसे स्टेट जनरल, तो स्टेट जनरल के पास क्या है? टैक्स इम्पोजिशन का पावर है। टैक्स इम्पोजिशन का पावर किसमें है? स्टेट जनरल के पास है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो टैक्स इम्पोजिशन है यानी कि टैक्स को बढ़ाने का पावर किसके पास है? तो एक टैक्स को बढ़ाने का पावर स्टेट जनरल के पास है, ठीक है। और स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाने का पावर किसके पास है? स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाने का पावर किंग के पास है। ये किसी के पास नहीं, यानी कि अगर मीटिंग बुलाएगा तो किंग बुलाएगा, राजा बुलाएगा। लेकिन अगर टैक्स बढ़ाना है तो वो स्टेट जनरल का काम है, वो स्टेट जनरल ही बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस दोनों टैक्सेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टैक्स इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन डायरेक्ट टैक्स है या फिर ऐसे। हाँ ये पूछ सकता है, डायरेक्ट टैक्स पूछ सकता है इसका। हाँ ये भी पूछ सकता है, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट दोनों टैक्स समझो, दोनों टैक्स इंपॉर्टेंट है, दोनों टैक्स ऑब्जेक्टिव में पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ देता है डायरेक्ट इनमें से कौन सा टैक्स फ्रेंच यानी कि फ्रांस से पे लगा, तो इस तरह का ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये दोनों टैक्स इंपॉर्टेंट है। और जो बोल दिए कि जो कौन बढ़ा सकता है, तो स्टेट जनरल बढ़ा सकता है, लेकिन मीटिंग कौन बुला सकता है? राजा बुला सकता है। ये हो गया तुम्हारा टैक्सेस की बात करें, यानी टैक्सेस क्यों लगा रहा था? क्योंकि क्योंकि टैक्सेस इसलिए लगा रहा था कि जो फ्रांस है वो क्या जा रहा था? कंगाली की तरफ जा रहा था। कंगाली की तरफ जाने से बैंक्रप्सी की ओर जाने से वहाँ का लुइस 16 जो राजा है वहाँ क्या क्या टैक्सेस को बढ़ाना चाहा। टैक्सेस को बढ़ाने का मतलब इम्पोज कर रहा था, नया नया टैक्स इंटीग्रेट कर रहा था, इम्पोज कर रहा था। तो वो क्या कर रहा था? इम्पोज करने से क्या हो गया? वहाँ का अर्थ इकोनॉमी, वहाँ का लोग परेशान हो गया होगा। तो ठीक है, इसके बाद वो टैक्स लगने के बाद क्या हुआ उसका रीज़न देखेंगे। लेकिन ये समझो कि टैक्स आखिर इंक्रीज करने का पावर कौन है? स्टेट जनरल के पास है टैक्स। और स्टेट जनरल का मीटिंग कौन बुला सकता है? किंग बुला सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि अब ये स्टेट जनरल में होता कौन कौन है। अब पॉइंट ये है, जैसे मैंने देखा कि तो ये स्टेट जनरल में कौन कौन होता है? ये स्टेट जनरल में कौन कौन होता है, ठीक है। तो स्टेट जनरल में समझने के लिए या टैक्स इम्पोजिशन को समझने के लिए, टैक्स सिस्टम को, फ्रांस में जो टैक्स सिस्टम था उसको समझने के लिए फ्रांस का सोसाइटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर जब आप फ्रांस का सोसाइटी समझ लेते हैं तो आप अपने आप टैक्स टैक्स सिस्टम समझ जाइएगा। जैसे उस फ्रांस का सोसाइटी है उस समय से 3 पार्ट में बँटा हुआ था। फ्रांस का सोसाइटी उस समय से 3 पार्ट में बँटा हुआ था। वो 3 पार्ट क्या-क्या है? पहला पार्ट है जो 3 पार्ट में कहने का अर्थ ये है कि 3 तरह के लोग थे। 3 पार्ट में सोसाइटी ऑफ फ्रांस को 3 पार्ट में बाँट कहने का अर्थ ये है कि जो फ्रांस का जो उस समय फ्रांस में जो जितने भी लोग थे उन लोगों को 3 कैटेगरी में रखा गया था। पहला कैटेगरी थे चर्च के लोग, क्योंकि उसमें चर्च का बहुत बोलबाला हुआ करता था। तो इसलिए पहले जो के कौन है जो चर्च के लोग हैं, उसके बाद किंग्स एंड मिनिस्टर्स, उसके बाद कॉमन पीपल, ठीक है। चर्च चर्च के लोग, उसका किंग्स एंड मिनिस्टर हो गया, कॉमन पीपल हो गया। चर्च मतलब जो पुजारी वगैरह हो गए वो चर्च के लोग हो चर्च के लोग हो गए, सॉरी, वो चर्च के लोग हैं। किंग्स एंड मिनिस्टर्स भी उसका एक काम, किंग्स एंड मिनिस्टर हो गया, उसका कॉमन पीपल हो गया। इसका एक अलग नाम भी है, चर्च का एक अलग नाम भी है जिसका एक नाम है क्लेरजी, ठीक है। चलो देखते हैं। चर्च का जो एक और नाम है जिसका नाम अलग नाम भी है क्लेरजी, और क्लेरजी इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना है कि क्लेरजी जैसे किस स्टेट को कहते हैं। क्लेरजी को फर्स्ट स्टेट भी कहते हैं, और किंग्स एंड मिनिस्टर्स को नोबिलिटीज़ भी कहते हैं, और सेकंड स्टेट भी कहते हैं। कॉमन पीपल को थर्ड स्टेट कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि तिरतिल यानी कि जो कॉमन पीपल की कौन से स्टेट में आता है, वो थर्ड स्टेट में आता है, ठीक है। और कैलेडजी, उसका एक ये नाम इंपॉर्टेंट है कैलेडजी, जो फर्स्ट स्टेट को कौन से और नाम से आते हैं, तो फर्स्ट स्टेट को कैलेडजी के नाम से आते हैं, ठीक है। और किंग्स एंड मिनिस्टर सेकंड स्टेट में आता है, उसका दूसरा नाम नोबिलिटीज़ है। और कॉमन पीपल के अंदर कौन कौन आता है ये देखेंगे हम, कल देखेंगे। और उसका क्या क्या कॉम्पोजिशन है, जनरल स्टेट में क्या कॉम्पोजिशन है और क्या सिस्टम है जनरल स्टेट का, वो देखेंगे कल। बस आज जस्ट इतना देख लो कि इसको एक बार फिर से फ्रेम कर देते हैं, फिर से फ्रेम कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या देखिए,
फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, ठीक है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे हम देखें इंडेक्स में, जैसे हमको पढ़ना इंट्रोडक्शन फर्स्ट सोसाइटी ऑफ फ्रांस, स्टेट जनरल, टेनिसोट कोड, ये इंट्रोडक्शन है मेरा। उसके बाद हम देखिए कि फ्रांस रेवोल्यूशन क्या है, इसको हम इसे समझा रहे हैं। फ्रांस रेवोल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन का फ्रांस का एक फ्रांस एक जगह का नाम है, ठीक है? फ्रांस एक जगह का नाम है। द रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है कि द इस चेंज, जो कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज जब स्मॉल टाइम में हो जाए, कोई भी चेंज जब स्मॉल टाइम में हो जाए उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। यानी कि जब पहले फ्रांस जब क्या था, मोनार्की था। मोनार्की का निका अर्थ कि राजाओं का शासन चल रहा था फ्रांस में। जब फ्रांस में जब मोनार्की था वो एक, जब क्या हुआ, रिपब्लिक में चेंज हो गया। फ्रांस में जब राजाओं का शासन था वो बदल कर किस में बदल गया? लोगों के द्वारा इलेक्टेड यानी कि रिपब्लिक में बदल गया। फ्रांस किस में बदल गया? रिपब्लिक में बदल गया। इसी को कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक कहानी है, एक एक टाइम पीरियड है। फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइम पीरियड एक एक टाइम पीरियड है जिसमें क्या हो गया कि मोनार्की जो रिपब्लिक में बदल गया, ठीक है? अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम 3 पार्ट में बाँट सकते हैं। अब जैसे टाइम पीरियड का अर्थ क्या है? टाइम पे जैसे हम बोले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ टाइम पीरियड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड मीन्स द फ्रेंच रेवोल्यूशन कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स। जैसे हम किसी भी चीज़ को बाँटते हैं ना कि प्रेज़ेंट टेंस, जैसे टेंस पढ़ने से काल, प्रेज़ेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, उस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम कैन बी कैटेगराइज़ इनटू 3 पार्ट्स। जैसे पहले तो एक ये डेट है 14 जुलाई 1789, 17 जुलाई 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ? 17 जुलाई, ये सॉरी यार, 17 जुलाई, 14 जुलाई 1789 से पहले क्या हुआ? उसके बाद 14 जुलाई 1789 के बाद क्या हुआ? यानी कि उस दिन क्या हुआ, उसके उससे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे 14 जुलाई 1789 के दिन क्या होता है, क्या हुआ? उसके बाद रीज़न खोजने की कोशिश करेंगे कि इस दिन जो 14 जुलाई 1789 को हुआ, उस दिन का रीज़न क्या था? ये जो 14 जुलाई 1789 को जो भी घटना हुआ, जो भी इवेंट्स हुआ, उन घटनाओं का क्या कारण था? उन घटनाओं का कारण प्री में देखेंगे। उसके बाद ये जो 14 जुलाई 1789 के बाद यानी कि उस दिन के बाद जब बेस्टाइल जेल में हमला किया, कैदी को रिहा कर दिया, हथियारों को लूट लिया और 7,000 लोग टाउन हॉल के बाहर खड़ा थे, उनमें से कुछ लोग बेस्टाइल। तो उस दिन के बाद क्या हुआ उसको देखेंगे कि आप आफ्टर द 14 जुलाई 1789, ठीक है? जैसे ही ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे देखें, अब देखते हैं कि 1479, हम अब ये रिवीजन कर रहे हैं कि 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ था कि 7,000 लोग क्या एक जगह को घेर लिया। मान लो एक घर को घेर लिया, 7,000 लोग इकट्ठे एक घर को घेर लिया और वो घर का नाम क्या था? टाउन हॉल था। और उनमें से कुछ लोग यानी 7,000 में से कुछ लोग क्या किया? बेस्टाइल जेल पे हमला बोल दिया। बेस्टाइल जेल को तोड़-फोड़ कर दिया, तहस-नहस कर दिया और वहाँ पे जो जो बारूद जो हथियार थे उसको लूट लिया और प्रिज़नर्स को रिलीज़ कर दिया। यानी कि जो वहाँ पे जो कैदी थे, उन कैदियों को रिहा कर दिया। और उस समय का राजा कौन था? उस समय का राजा था लुईस 16 जो बर्बन फैमिली से बिलॉन्ग करता था। उसका वाइफ़ का नाम मैरी एंटोनेट और वह ऑस्ट्रिया से उससे बिलॉन्ग करते थे, ठीक है? उसके बाद ये तो हो गया 14 जुलाई के दिन। अब 14 जुलाई से पहले का ये जो 14 जुलाई के यानी 14 जुलाई का में जो हुआ 1789 में, उसका रीज़न क्या था? उसका कारण क्या था कि ये एक घटना हुआ, 14 जुलाई के दिन ऐसा घटना हुआ। उसका रीज़न क्या? जैसे जब 1774 को जब बैंकरप्सी हुआ, यानी कि जब फ्रांस जब कंगाली की ओर जा रहा था, यानी कि 1774 जब ये लुईस 16 जब राजगद्दी में बैठा, तो फ्रांस क्या जा रहा था? कंगाली की तरफ जा रहा था। कंगाली की तरफ जाने का रीज़न क्या था? मेन मेन रीज़न 5 रीज़न, जैसे एक पहला हो गया वार हो गया, यानी बिना बिना वजह युद्ध लड़ रहा था। मेंटेनेंस ऑफ वर्साइल एक किला का नाम है। ये जो किला है वर्साइल जो किला है, ये इतना बड़ा किला था कि इसको मेंटेनेंस में बहुत ही अधिक खर्चा हो जाता था। उसके बाद अमेरिकन कॉलोनीज़ को छुड़ाने में, ब्रिटिश के कब्जे से छुड़ाने में, उसका लोन लिए रखा इतना लोन लिया रखा था कि उसको रेट यानी कि रिटर्न करने में बहुत अधिक कर्ज लेके रखा था, बहुत यानी इससे इससे भी क्या कंगाली की तरफ जा रहा था। उसका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर यानी कि बहुत अधिक खर्चा करता था, ठीक है? तो ये कुछ रीज़न है जिससे यानी कि फ्रांस क्या रहा था? कंगाली की तरफ जा रहा था। ये एक रीज़न ऑफ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद जब फ्रांस जब क्या जा रहा था? कंगाली की तरफ जा रहा था, तो राजा ने क्या किया? टैक्स को बनाना चाहा, टैक्स को इम्पोज़ करना चाहा। तो उस समय से 2 टैक्स चलते हैं, 2 टैक्स इम्पोर्टेंट है, 2 टैक्स टैक्स बहुत होंगे लेकिन ये 2 टैक्स दिए हुए हैं और ये मेनली टैक्स है। एक टाइल्स है और टाइट्स है, ठीक है? टाइल्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। टाइल्स क्या है? जो भी आप अनाज पैदा करेंगे उसका जो भी प्रोड्यूस होगा,
उसका 1/10 देना पड़ेगा। और जो टैक्स इम्पोजिशन का पावर राजा के पास नहीं था, टैक्स इम्पोजिशन का पावर स्टेट जनरल के पास था। यानी कि टैक्स को बढ़ाने का पावर किसके पास था? स्टेट जनरल के पास था। स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाने का पावर किसके पास था? राजा के पास था। यानी कि जो किंग है, जो राजा था, वो स्टेट जनरल का मीटिंग बुला सकता था, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा सकता था। टैक्स कौन बढ़ाएगा? स्टेट जनरल बढ़ाएगा। तो अगर ये स्टेट जनरल होता क्या है, जैसे ये टैक्स इम्पोजिशन को समझने के लिए, यानी कि स्टेट जनरल क्या होता है, आखिर इसका मीटिंग क्यों ज़रूरी है, तो ये समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले टैक्स इम्पोजिशन को समझने से पहले आप अगर सोसाइटी ऑफ फ्रांस को समझ लेते हैं। फिर हमने बात किया सोसाइटी ऑफ फ्रांस का बात किया। जैसे फ्रांस का सोसाइटी, फ्रांस में 3 तरह के लोग रहते थे। पहला फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट को चर्च, फर्स्ट स्टेट के लोग में क्या चर्च थे। सेकंड स्टेट में कौन थे? किंग्स एंड मिनिस्टर थे। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल थे। फर्स्ट स्टेट को क्लर्जी भी कहते हैं, सेकंड स्टेट को नॉबिलिटीज कहते हैं, थर्ड स्टेट में कौन? कॉमन पीपल। तो थर्ड स्टेट के अंदर कौन कौन से पीपल आते हैं वो कल बात करेंगे। तो ये समझ लो कि जिस्ट हो गया, ठीक है। इस तरह कल बात करेंगे कि थर्ड स्टेट में कौन कौन से पीपल आते हैं, वो जनरल स्टेट क्या होता है, उसका मीटिंग कैसे होता है, उसमें से जो हर कैटेगरी को कितना पावर होता है, तो उन चीज़ों की बात करेंगे। उसके बाद जो जैसे ये तुम्हारा हो गया टेनिस कोर्ट हो क्या है पहले, फिर मोनार्की सिस्टम कैसे हटा, फिर कौन मोनार्की सिस्टम हट के कैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हट के कैसे रिपब्लिक बना, रीजन ऑफ टेरर क्या है, डायरेक्ट रूल क्या है। तो आज तक तो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। स्टेट जनरल बाकी है, 1 2 हो गया स्टेट जनरल इस वीडियो में, यानी कि 2 चीज़ इंट्रोडक्शन और सोसाइटी ऑफ फ्रांस हो गया। उसके बाद आगे बात करेंगे स्टेट जनरल का मीटिंग कैसे होता है, स्टेट जनरल में कौन कौन बैठ सकते हैं, स्टेट जनरल में कौन कौन भाग ले सकते हैं, उनका क्या पावर है, जो भाग लेते हैं उनका क्या पावर है, सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।